Hello, dear students. This is your chemistry's basic lecture for the starting students. Some students are complaining that they are not understanding to English. So I am trying in bilingual to understanding some students. देखिए, बेसिक लेक्चर हमारा केमिस्ट्री का, और इस लेक्चर में हम क्या सीखेंगे बच्चों कि केमिस्ट्री को डिफाइन कैसे किया जाता है। केमिस्ट्री का मतलब है केमिस्ट, कैम जमा में मिस्ट्री, यानी केमिकलों की एक मिस्ट्री, केमिकलों की एक स्टडी। और केमिकल का मतलब क्या होता है बच्चों, कोई भी केमिकल है ना, वो हमारा क्या होता है, उसका एक फार्मूला होगा, या तो वो सॉलिड होगा, या वो लिक्विड होगा, या वो गैस होगा, यानी उसके अंदर उसका क्या होगा, एक बेसिक सा फार्मूला ड्राइव होगा भाई, है ना। तो दैट इज़ कॉल्ड, उसी को आप क्या बोलोगे, केमिस्ट्री। अब उस फार्मूले के अंदर कितना परसेंट कार्बन है, कितना परसेंट हाइड्रोजन है, कितना परसेंट नाइट्रोजन है, दैट इज़ केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि साइंस के बारे में जानो आप। साइंस क्या होती है बच्चों, साइंस होती है विज्ञान, प्रयोग के आधार पर जो हमें ज्ञान अर्जित होता है। कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो उसका जो नॉलेज है दैट इज़ कॉल्ड साइंस, यानी स्पेसिफिक एंड सिस्टमेटिक नॉलेज और स्टडी, यानी विशिष्ट और क्रमबद्ध ज्ञान किसी चीज़ का लगातार जो हमें होता है, दैट इज़ कॉल्ड साइंस, है ना। अब मैं आपको बात आपसे पूछूं कि साइंस तो आपने जान ली, विज्ञान तो जान लिया, लेकिन ज्ञान क्या होता है, ज्ञान बताओ। विज्ञान का मतलब तो बच्चों सर्चिंग ऑफ रियलिटी, सत्य की खोज। और नॉलेज यानी ज्ञान क्या होता है बच्चों, फीलिंग ऑफ रियलिटी, जो हम खुद फील करने लग जाते हैं, सत्य का अनुभव, जो हम एक्सपीरियंस हमें हो जाता है। जैसे मैं कहूँ ट्यूबलाइट, सोचो एक बार ट्यूबलाइट, तो आपने ट्यूबलाइट देखी, तो ट्यूबलाइट क्या है, साइंस है भाई। ट्यूबलाइट क्या है, साइंस, सर्चिंग ऑफ रियलिटी, यानी ट्यूबलाइट हमें किसने दी है, साइंस ने। बट उसको मैं ग्लो करता हूँ, उसको जलाता हूँ, या उसका यूज़ करता हूँ, या यूटिलाइज करता हूँ, उसका उपयोग करता हूँ, दैट इज़ ए, व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ नॉलेज। उसी को फीलिंग ऑफ रियलिटी बोलते हैं। तो ट्यूबलाइट मैंने देखा, तो वो क्या है, एक सत्य की खोज है जो साइंस ने की है, दैट इज़ साइंस। बट उसको यूज़ करना, यूटिलाइज करना, उसको ग्लो करना, उसको जलाना क्या कहलाता है, नॉलेज, ज्ञान, है ना। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बारे में जानो भाई बच्चों। तो केमिस्ट्री का मतलब अभी मैंने बता दिया, रसायनों की मिस्ट्री, रसायन विज्ञान होती है केमिस्ट्री। यानी इसमें क्या पढ़ते हो आप, स्टडी ऑफ मैटर। स्टडी ऑफ मैटर का मतलब पदार्थ का अध्ययन, कोई भी पदार्थ है उसके बारे में जानते हैं। उसका क्या क्या जानते हैं बच्चों, देखो, उस पदार्थ की कंपोजिशन, उस पदार्थ की क्या जानते हो, कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, संगठन। संगठन का मतलब बच्चों कितने परसेंट उसमें कौन कौन से एलिमेंट से वो मिला हुआ है। फिर उसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों रिएक्शन, वो जो मैटर है हमारा किन किन प्रकार की रिएक्शंस को शो करता है ना। रिएक्शन वेरियस टाइप की होती है ना, अभिक्रियाएं। फिर यूटिलाइजेशन, उसका उपयोग आप कैसे करते हो, दुरुपयोग आप कैसे करते हो, दैट इज यूटिलाइजेशन, है ना। तो दैट इज स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। सिंपल है भाई, उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी भी आ जाती हैं और केमिकल प्रॉपर्टी भी आ जाती हैं, किसकी, मैटर की। आगे डिस्कस करेंगे हम। चलिए, अब फादर ऑफ केमिस्ट्री की बात करो। फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के फादर कौन कहलाते हैं, पिता कौन कहलाते हैं, लेवोसियर। लेवोसियर थे, उनको हम बोलते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री की ब्रांचेस देखो बच्चों, केमिस्ट्री की जो ब्रांच है, शाखाएं हैं, वो कितनी हैं। सिंपली देखो आप, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, एक तो होती है फिजिकल केमिस्ट्री बच्चों, लाइक फिजिक्स। एक होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम अकार्बनिक विज्ञान बोलते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है एक हमारी, और भी होती है वेरियस टाइप की, बट ये हम डिस्कस करेंगे, यही हमने पढ़नी है अपनी साइंस, ये अपनी केमिस्ट्री के अंदर। अब देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है कार्बनिक रसायन, समझो क्या होती है तीनों के तीनों। स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ऐसी रासायनिक विज्ञान जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के सिद्धांत पढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के सिद्धांत, जैसे मेरे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, तो उसका प्रिंसिपल क्या है, वो रिएक्शन कहाँ से आई है, वो किस प्रिंसिपल पर काम करती है वो रिएक्शन, है ना। जैसे आप पढ़ते हो ना फिजिक्स में कि नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनन। फिजिक्स क्या होती है, जिसमें नेचर के बारे में पढ़ा जाता है और नेचर में होने वाली परिघटनाएं, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है, रेनबो फॉर्मेशन है। तो उसी तरह से फिजिकल केमिस्ट्री हमारी क्या बताती है, प्रिंसिपल्स के बारे में बताती है, अभिक्रियाओं के सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं, है ना।
अब देखें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है बच्चों, जिसमें आप एलिमेंट्स की स्टडी करते हो, स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मैंने बताए थे आपको, एलिमेंट क्या होते हैं, तत्व। तत्वों का अध्ययन। कितने तत्व हैं हमारे पास, 118 तत्व हैं टोटल, जिनमें कुछ मेटल हैं और कुछ नॉन मेटल हैं और कुछ मेटालॉइड्स हैं, है ना। एलिमेंट हमारा 3 प्रकार का हो सकता है बच्चों, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स। मेटल हमारी क्या प्रॉपर्टी शो करती है, नॉन मेटल क्या शो करती है और मेटालॉइड्स क्या शो करती हैं, आप पढ़ चुके हो स्मॉल क्लासेस में। चलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप अकार्बनिक तत्वों के बारे में पढ़ते हो बच्चों। अकार्बनिक तत्व मतलब, इसका मतलब कार्बन के बारे में पढ़ते हो आप। कार्बन, अब कार्बन क्या है, बहुत सारे कंपाउंड बनाता है ना। कार्बन के कंपाउंड्स आपने पढ़ा है ना चैप्टर 10th क्लास में, कार्बन और उसके यौगिक। तो कार्बन कितने कंपाउंड बनाता है, लगभग 5 लाख कंपाउंड कार्बन बनाता है अपनी। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, आपने पढ़ा बच्चों कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है हिंदी में श्रृंखलन। क्या होता है बच्चों, श्रृंखलन। इसका मतलब कार्बन एक लंबी श्रृंखला बनाता है, और उस श्रृंखला किस प्रकार की हो सकती है बच्चों, आपने पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें। देखो वो श्रृंखला हमारी स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, जैसे CH3 CH2 है ना। वो ब्रांचिंग में भी हो सकती है, नीचे जुड़ जाएगा कुछ CH के नीचे CH3। वो हमारी साइक्लिक भी हो सकती है बच्चों, जैसे साइक्लोहेक्सेन। वो हमारी रिंग टाइप में भी हो सकती है बच्चों, जैसे बेंजीन रिंग हमारी ये बन गई है ना। तो इसको, इतनी स्टडी को जो है ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करना इम्पॉसिबल था, इसलिए एक अलग केमिस्ट्री बना दी गई बच्चों, जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या नाम है इसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी कार्बन हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है, यानी कार्बन के यौगिकों के बारे में पढ़ते हो आप इसमें। कार्बन हाइड्रोजन से कंबाइन होता है, कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन होता है, तो हाइड्रोकार्बन जनरली हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसमें पढ़े जाते हैं इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना। तो चलिए आगे, ये थी हमारी मेन 3 ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, ईजिली आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम एक्सप्लेन करेंगे मैटर क्या होता है भाई। मैटर का मतलब क्या है और किस प्रकार से ये एक्सप्लेन करेंगे इसको। देखो व्हाट डू यू मीन बाय मैटर। मैटर का मतलब क्या है बच्चों, मैटर का मतलब होता है एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी चीज़ जो स्थान घेरती है। क्या घेरती है, स्थान घेरती है। हैविंग मास, और उसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है, मास होता है उसमें, भार होता है। हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, और उसमें क्या है, जड़त्व का गुण होता है भाई, जड़त्व का गुण। और जिसमें हम मतलब एक जगह पे रह सकती है, वो ऐसे पड़ी हुई रह सकती है, जड़त्व इनर्शिया। उस पर फोर्स लगाओगे तो वो अपन उस फोर्स का वो अपोज करेगी, है ना, इनर्शिया का मतलब। अब यहाँ पे क्या बताया इसके अंदर, वह चीज़ जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें जड़त्व का गुण हो, और वी कैन फील दैट, जिसको हम महसूस कर सकते हैं। कोई भी चीज़ हो गई, कोई भी एग्जाम्पल उठा लो अपने, जहाँ पर आप बैठे हो रूम में, उस रूम में सारी चीज़ें मैटर हैं, एवरीथिंग इज़ मैटर, है ना। अब देखो क्लासिफिकेशन करेंगे मैटर का। क्लासिफिकेशन मैटर को किस किस भागों में बांटा गया है, इसका किस प्रकार से इसको हमने विभाजित किया है। तो इसमें देखो बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, मैटर को एक तो क्या है, फिजिकल स्टेट के आधार पर रखा गया है। भौतिक अवस्था के आधार पर इसके कुछ अलग टाइप होते हैं। केमिकल कंपोजिशन यानी रासायनिक संगठन के आधार पर इसके कुछ अलग टाइप होते हैं। तो देखिए फिजिकल स्टेट के आधार पर इसके कितने टाइप हैं, इसके कुछ 5 टाइप बताए गए हैं। मेन टाइप तो 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन। ये लेबोरेटरी में तैयार करते हैं हम खुद। ये आर्टिफिशियल यानी प्रैक्टिकल टाइप हैं इसके, प्रैक्टिकली हम इनको बनाते हैं खुद, फोर्स चेंज करके। सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में जो फोर्स, अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स है ना, उनको चेंज करके हम प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट को बना सकते हैं खुद। तो नेचुरल तो 3 ही है, वो आर्टिफिशियल 2 हैं अपने ये, ठीक है। तो कितने हैं फिजिकल स्टेट के आधार पर, सॉलिड, सॉलिड होता है ठोस, है ना। लिक्विड, लिक्विड होता है तरल। और गैस, गैस होता है आप जानते हो गैसियस फॉर्म में। और प्लाज्मा हमारा क्या है, सॉलिड और लिक्विड के बीच की स्टेट है वही, सॉलिड लिक्विड के बीच, सेमी सॉलिड भी बोल सकते हो आप इसको, सेमी सॉलिड प्लाज्मा को। और लिक्विड और गैस के बीच की स्टेट हमारी होती है BEC। कौन सी होती है बच्चों, BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट, है ना। चलिए आगे चलें। अगर मैं केमिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर मैटर को बांटूं, तो केमिकल कंपोजिशन के आधार पर मैटर 2 प्रकार के हो सकते हैं अपने। कौन कौन से बच्चों, प्योर, एक तो प्योर इसमें आते हैं और एक इम्प्योर, यानी एक शुद्ध आते हैं और एक अशुद्ध आते हैं। शुद्ध में कौन कौन से आएंगे भाई, शुद्ध में अगर मैं प्योर में बात करूँगा तो एलिमेंट आएंगे, एलिमेंट प्योर होते हैं, कंपाउंड प्योर होते हैं। एलिमेंट तत्व होते हैं, कंपाउंड यौगिक होते हैं।
और इम्प्योर में मैं बात करूँगा तो कौन कौन से आएंगे मेरे पास, इम्प्योर के अंदर आएंगे अशुद्ध, जिसमें मिक्सचर होंगे बच्चों, क्या होंगे, मिक्सचर। मिक्सचर में आप कुछ भी चीज़ है मिला दो आपस में, चीनी के अंदर जैसे पानी मिला दिया, नमक के अंदर पानी मिला दिया, या रेत मिला दिया, कुछ भी कर दिया पानी के अंदर, तो वो मिक्सचर बन जाता है एक, जिसकी कंपोजिशन क्या है, फिक्स नहीं होती। जबकि कंपाउंड में भी क्या है, दो या दो से अधिक एलिमेंटों से मिलके यौगिक बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं, जबकि उनका रेशियो जो है ना फिक्स होता है। उसको एक सिंपल फिजिकल मेथड से आप अलग नहीं कर सकते। लेकिन एक मिक्सचर में और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है बच्चों, जो कंपाउंड है उसके अंदर जो एलिमेंट है ना उनका रेशियो फिक्स होता है, मतलब उसको फिजिकल मेथड से इतना आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है ना। जैसे मेरे पास समझो एक बार H2O वाटर है, वाटर कैसे बना हुआ होगा, H2 और हाफ O2 से, है ना, H2O। तो ये मेरे पास वाटर है। अब इस वाटर में क्या है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो आप देखोगे तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी वाटर की प्रॉपर्टी से क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी मिलती है, नहीं। तो इसकी प्रॉपर्टी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट से बिल्कुल अलग होती हैं बच्चों। इसकी प्रॉपर्टी इसके कंस्टिट्यूएंट मतलब इसको बनाने वाले जो एटम है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उनसे बिल्कुल अलग होंगी, वो कंपाउंड में होता है। जबकि हमारा जो, अगर मैं एग्जांपल लूँ आपके सामने किस चीज़ का है, मिक्सचर का। मिक्सचर में देखो बच्चों, जैसे हमारे पास क्या है, चीनी है, शुगर है। उस शुगर को मैंने क्या किया भाई, शुगर को मैंने पानी के अंदर मिला दिया, वाटर है इसके अंदर। तो देखो वाटर की प्रॉपर्टी कुछ थी, चीनी की प्रॉपर्टी कुछ थी, जो सॉल्यूशन हमारा बना है, मिक्सर हमारा बना है जो, उसकी प्रॉपर्टी क्या होंगी, कुछ प्रॉपर्टी शुगर की भी तो शो करेगा ना। वो उसको आप पियोगे उस पानी को तो वो मीठा लगेगा, इसका मतलब शुगर की प्रॉपर्टी, और पानी तो वो है ही, है ना। तो यानी इसकी प्रॉपर्टी इसके कंस्टिट्यूएंट से मिलती जुलती है, इसलिए मैं इसको बोलूँगा मिक्सचर। इस मिक्सर को आसानी से अलग भी किया जा सकता है बच्चों। वी कैन सेपरेट दिस मिक्सर इजीली, कैसे, गर्म कर दो, गर्म करोगे तो क्या है, वाटर तो इवेपोरेट हो जाएगा, वाटर के क्या है, वाष्प बन के उड़ जाएंगे। जबकि यहाँ पे जो चीनी या नमक इसमें मिला हुआ है वो उसके अंदर ही रहेगा, क्योंकि शुगर और साल्ट के वेपर नहीं बनते। आपने पढ़ा है ना, चीनी और नमक क्या है, अवाष्पशील पदार्थ हैं, अवाष्पशील, नॉन वोलेटाइल, जिसके वेपर नहीं बनते हों। इसीलिए कंपाउंड को जो है सेपरेट करना इतना इजी नहीं होता फिजिकल प्रोसेस से। मिक्सचर को आप सिंपली अलग कर सकते हैं। और एलिमेंट क्या होता है बच्चों, एलिमेंट का मतलब है ऐसे सब्सटेंस जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बनते हैं, यानी एक ही टाइप के एटम, एक ही तरह के परमाणुओं से मिलके बनने वाले पदार्थ तत्व कहलाते हैं बच्चों, है ना। अब समझ में आया आपको, आगे चलिए। अब मैं अगर आपको बताऊं, पूरा जो वर्ल्ड है अपना, पूरा यूनिवर्स है, वो क्या है, पूरा का पूरा यूनिवर्स दो ही चीज़ों से मिलके बना हुआ ना, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। लिविंग में सबसे छोटी जो हमारी इकाई होती है वो सेल होती है, फिर सेल से टिश्यूज़ बनते हैं, कोशिका से ऊतक बनते हैं, फिर टिश्यूज से ऑर्गन बनते हैं, फिर ऑर्गन से पूरी बॉडी का निर्माण होता है। उसी तरह नॉन लिविंग की बात करें तो नॉन लिविंग में सबसे छोटी इकाई है एटम की बच्चों। कोई भी चीज़ आप देख रहे हो ना तो वो एटम से मिलके बनती है। क्या बताया मैंने, कोई भी चीज़ आप जो देखते हो वो एटम से मिलके बनती है। अब क्वेश्चन ये है इस लेक्चर में, आप बच्चों से सभी से कमेंट में बताएंगे, क्या आपने कोई ऐसी चीज़ देखी है जो एटम से मिलके ना बनी हुई हो, उसको आप नोटिफाई करेंगे, उसको जो है ना कमेंट सेशन में आप डाल देंगे। अगर आपको इसका आंसर आता है तो, कि नेम दैट मैटर विच इज़ नॉट मेड अप ऑफ एटम्स, ऐसे पदार्थ का नाम बताओ जो मैं यानी कि हमारा किससे मिलके न बना हुआ हो, एटम से, ये आपको बताना अभी। तो एटम सबसे छोटी इकाई है, एटम से फिर मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल से फिर मैटर बनती है अपनी। और मैटर हमारी बेसिकली 3 प्रकार की बताई गई है। देखो बच्चों कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड क्या होता है, समझ लें एक बार सॉलिड क्या होता है, आपने पढ़ा है ये छोटी क्लासेज में। सॉलिड वो ठोस पदार्थों को बोलते हैं भाई, ऐसे पदार्थ जिनका क्या है, निश्चित क्या होता है, डेफिनिट मास एंड डेफिनिट वॉल्यूम। निश्चित तो इनका भार होता है और निश्चित इनका आयतन होता है, उसको हम सॉलिड बोलते हैं, है ना। और लिक्विड क्या होता है, डेफिनेट मास तो लिक्विड का होता है बट डेफिनेट वॉल्यूम भी इसमें हो सकती है, बट इसकी शेप है ना, जो डेफिनेट मास होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, बट डेफिनेट शेप नहीं होती। लिक्विड जिस भी चीज़ में डालोगे लिक्विड को वो उसी की आकृति ले लेगा बच्चों। और गैस में क्या, ना डेफिनेट शेप होती ना डेफिनेट वॉल्यूम होती इसकी, गैस की। अब देखो ना डेफिनेट शेप ना डेफिनेट मास इसका। और मैं अगर बात करूँ स्पेशली इनमें डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो सॉलिड लिक्विड गैस में, तो हमारे सॉलिड लिक्विड गैस किससे मिलके बने हुए हैं बच्चों, मॉलिक्यूल से, है ना।
कोई भी चीज़ है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है। तो सॉलिड लिक्विड गैस भी किससे मिलकर बनी हुई है? मॉलिक्यूल से। और मॉलिक्यूल्स के अंदर दो प्रकार के फोर्स होते हैं बच्चों, ध्यान से समझना। कौन कौन से फोर्स होते हैं? एक तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, यानी अंतर आणविक, इंटर का मतलब अंतर, अंदर, और मॉलिक्यूल का मतलब अणु, आणविक, अणुओं के अंदर आकर्षण बल, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है अंतर आणविक आकर्षण बल। दूसरा है इनके अंदर दूसरे फोर्स कौन से होते हैं बच्चों? मॉलिक्यूल्स के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ रिपल्सन, यानी अंतर आणविक जो हमारे होते हैं अंतर आणविक प्रतिकर्षण बल। रिपल्सन का मतलब जो दूर धकेलते हैं। अब देखो कोई सॉलिड कब बना हुआ होगा? देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ मैंने स्पेशली कि सॉलिड हमारा कोई तब बना हुआ होगा जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है ना, आकर्षण के बल हैं, वो वेरी वेरी लार्ज हैं। किससे? इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ रिपल्सन से, है ना। तभी तो सॉलिड बना होगा। सॉलिड का मतलब है इसके पार्टिकल बहुत नज़दीक होंगे, टच में होंगे एक दूसरे के। ये देखो ये इसके मॉलिक्यूल हैं, ये बिल्कुल एक दूसरे से क्या है? टचिंग में होंगे, है ना, एक दूसरे को टच करते हुए होंगे। तो इनके बीच में गैप नहीं होते, है ना। तो इनके बीच में क्या है? गैप नहीं होते, जबकि लिक्विड और गैस में गैप बढ़ जाते हैं। इस वजह से इनकी डेफिनेट शेप है और डेफिनेट वॉल्यूम। इनकी रेगुलर अरेंजमेंट है ना बच्चों, ये देखो इनकी अरेंजमेंट बहुत रेगुलर है, बहुत डेफिनेट अरेंजमेंट है। इसके पार्टिकल एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में है, डेफिनेट रेशियो में, एक निश्चित अनुपात में लाई करते हैं। इस वजह से मैं बोल लूँगा कि जो सॉलिड हमारे हैं वो क्या हैं? एक तरह से उनकी शेप डेफिनेट होती है इसी रीजन से। लिक्विड में क्या होता है बच्चों? लिक्विड का देखो पोर्शन। अब लिक्विड के अंदर क्या है? लिक्विड के पार्टिकल के बीच में थोड़े थोड़े गैप्स आ जाते हैं। ये देखो इन पार्टिकल्स के बीच में आप देख सकते हैं कुछ गैप्स हैं, और इन गैप की वजह से आप इनको जिस भी बर्तन में डालोगे ना, जिस भी बर्तन में आप इनको डालोगे तो उसी बर्तन की ये शेप ले लेंगे, है ना, क्योंकि ये गैप हैं, फ्लेक्सिबल एटम है हमारे ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स। उसके बाद देखें अब अगर मैं बात करूं गैस के पार्टिकल्स की, तो गैस के पार्टिकल्स मेरे बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर। इसलिए गैसों पर प्रेशर भी लगाया जा सकता है ज़्यादातर। ज़्यादा सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल ना बच्चों, सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल कौन होते हैं? सॉलिड लिक्विड गैस में गैस होती हैं। इन पे हाई प्रेशर लगा सकते हैं हम, है ना। इन पे क्या कर सकते हैं? हाई प्रेशर लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स जो है ना ये बहुत ज़्यादा सेपरेटेड होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। इस वजह से रीजन क्या है? वही इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ रिपल्सन। तो बच्चों देखें दूसरा पॉइंट, लिक्विड में क्या होता है? ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेज अट्रैक्शन ऊपर वाले में बहुत ज़्यादा थे, अब की बार थोड़े से हैं तो ज़्यादा ही, लेकिन उस ऊपर वाले से कम है रिपल्सन से। गैस में क्या? इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो है ना वो कम है और रिपल्सन ज़्यादा है बच्चों। इसीलिए मैं बोलूँगा सॉलिड लिक्विड गैस हमारे इस नेचर के होते हैं, है ना। चलिए अब मैं बात करता हूँ, हाँ एक चीज़ ज़रूर है भाई बच्चों, आप किसी सॉलिड को लिक्विड में भी चेंज कर सकते हैं और किसी लिक्विड को गैस में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखो एक बार ध्यान से, जैसे मेरे पास कोई सॉलिड है, ये मेरे पास कोई सॉलिड है, आइस है, सपोज करो आइस, बर्फ़। इसको मैं क्या है लिक्विड में कैसे चेंज करूँ? भाई हीट कर दूंगा, मैं इसको गर्म कर दूंगा, है ना। और देखो तो मेरा जो सॉलिड है वो किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड में। और गैस में चेंज करना चाहते हो तो दोबारा से फिर हीट कर दो उस लिक्विड को, है ना। तो जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया ना उसको बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। सॉलिड यानी ठोस से तरल में बदलने की प्रक्रिया, उसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। और जिस टेम्परेचर पे ये होता है उसको उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं बच्चों, गलनांक। क्या बोलते हैं? गलनांक। जबकि अगर आप इस लिक्विड को दोबारा सॉलिड में चेंज कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं बताओ? इस लिक्विड को मैं दोबारा से क्या कर दूं? ठंडा कर दूं, फ्रीज कर दूं, तो ये क्या है? दोबारा से सॉलिड में चेंज हो जाएगा, उल्टा प्रोसेस। यानी दोनों रिवर्सिबल प्रोसेस हो गए बच्चों, देखो रिवर्सिबल, यानी एक को दूसरे में चेंज किया जा सकता, दूसरे को यानी पहले में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन उस प्रक्रिया को बोलेंगे फ्रीजिंग। क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग। और जिस टेम्परेचर पे ये होगा ना बच्चों, जैसे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस, तो उसको बोलेंगे हम फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड चेंज इनटू इट्स सॉलिड, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। हाँ एक चीज़ और रह जाती है इसके अंदर, अगर मैं बात करूँ सॉलिड लिक्विड गैस की, तो मैं इस लिक्विड को गैस में बदल सकता हूँ। क्या किया था मैंने यहाँ पे? ये लिक्विड था मेरा और गैस में बदल गया, तो इसको क्या करेंगे हम? इवेपोराइजेशन, वाष्पीकरण। यानी किसी भी लिक्विड को जब गैस में बदलते हैं उसको हीट करना पड़ता है हमने,
ठीक है। एक प्रक्रिया होती है इवेपोराइजेशन, एक होती बॉइलिंग। बॉइलिंग का मतलब स्पेसिफिक। अब इवेपोराइजेशन तो हर टेम्परेचर पे होता रहता है बच्चों, लेकिन इवेपोराइजेशन का मतलब जैसे इस बर्तन में पानी है तो ये सरफेस पे ही होता है ज़्यादातर, ऊपर वाली सतह है ना बच्चों, यहाँ पे इवेपोरेशन होता है। जबकि बॉइलिंग जो है ना, बॉइलिंग मतलब उबलना, वो हर एक पॉइंट पे बराबर बराबर चलती रहती है। बॉइलिंग में तो सारे पार्टिकल्स बराबर ही इवेपोरेट करते हैं। तो ये डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। अंडरस्टैंड। तो उसको मैं बॉइलिंग पॉइंट बोलता हूँ। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना सभी जानते होंगे। वाटर बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है वेपर में चेंज हो जाता है। एक चीज़ और बच्चों आपको बताऊं, हो सकता है डायरेक्ट हमारा सॉलिड डायरेक्ट गैस में बदल जाए, ये भी प्रक्रिया होती है। क्या बताया, सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड, ये क्या होता है, सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं इस प्रक्रिया को, सब्लिमेशन। हिंदी में अगर जानना चाहते हो बच्चों तो इसकी हिंदी होती है उद्रवपातन। क्या बोलते हैं, उद्रवपातन। जैसे नेफ्थेलिन, कपूर की जो गोली होती है, उनको जलाते हो आप कपूर को, ये अवन वगैरह होता है तो उसके ऊपर देखिए ना, डायरेक्ट हमारा गैस में बदलता है सॉलिड टू। अब तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा बच्चों आपको। चलिए अब मैं बात करूं, दो स्टेट और है हमारी जो आर्टिफिशियल स्टेट है ना। आर्टिफिशियल स्टेट का मतलब जो प्रैक्टिकली हम बना सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर। तो उसमें कौन कौन सी आती हैं भाई बच्चों। सबसे पहली जो हमारी आती है आर्टिफिशियल के अंदर, वो आती है कौन सी, देखो सबसे पहली जो हमारी आएगी दैट इज, समझो एक बार उसको, वो है प्लाज्मा स्टेट। मैंने बताया था ना, अगर इन फोर्सेस को थोड़ा सा आर्टिफिशियली चेंज किया जाए, तो जो सॉलिड और लिक्विड के बीच में अगर मैं फोर्स को चेंज करूं, अगर मैं सॉलिड को लिक्विड के इक्वल फोर्स बना दूं तो यहाँ प्लाज्मा स्टेट आ जाएगी बच्चों। और अगर मैं गैस और लिक्विड के बीच में बात करूं उसके फोर्स की, तो ये BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट हमारी आ जाती है। इनके एग्जाम्पल आप देखते हो, जैसे लाइटनिंग होती है, आसमानी बिजली जो गिरती है ना, वो हमारी क्या है, क्या उसको कोई मीडियम थोड़ी मिला हुआ है, वो तो डायरेक्टली आती है। यानी कि एक टाइप से ये टाइप हमारे इसमें भी आ सकते हैं। सेमी सॉलिड बोल सकते हो आप प्लाज्मा को, जो ना ही लिक्विड है ना ही सॉलिड है, बीच का भी। कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चों आपको। तो वैसे आज का टॉपिक हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन था, लेकिन इस टॉपिक को हम किसी अलग सेशन में ही लेंगे, क्योंकि ये लेक्चर था बेसिक स्टूडेंट्स के लिए। जो बिल्कुल बेसिक से करना चाहते हैं वो स्टूडेंट इसको देखें। फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप कॉल कर लें मेरे पास इस नंबर पे, तो मैं आपको और तरीके से भी बता सकता हूँ। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है बिल्कुल बेसिक फिर भी समझने में, तो आप कॉल कर लें, और वीडियो कॉल भी कर सकते हैं आप समझने के लिए, कोई प्रॉब्लम आपके पास अवेलेबल है तो ये बेसिक लेक्चर मैंने बनाया आपके लिए आज, तो इसको देखें एक बार। और फिर एक लेक्चर मेरा जो है चैनल पर JS शर्मा केमिस्ट्री, JS शर्मा केमिस्ट्री, उस पर ओपन करें। उसमें पीरियोडिक टेबल का है एक लेक्चर भाई, पहला ही लेक्चर है 11th का, लेक्चर नंबर 1 मिलेगा आपको, जिसमें पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया मैंने। और उसके बारे में क्या बताया है, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके और बिल्कुल मतलब बेसिक से लेके एडवांस तक बता रखा है आपको। उसमें जितने भी एलिमेंट है सब के बारे में डिस्कशन किया है, जितने ब्लॉक हैं पीरियोडिक टेबल में सारे बताए हैं आपको। तो इस लेक्चर के बाद वो लेक्चर देखें आप। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करें, अदरवाइज़ कल से हम हमारा जो लाज का टॉपिक है वहीं से स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट्स हमारे आगे तक पढ़ चुके हैं लाज को, तो उनके लिए जो है ये बेसिक सा लेक्चर है, ये आप देख लें। अदरवाइज़ आपको आता होगा ये सभी को, तो लेक्चर वो कल डालेंगे भाई, कल थोड़ा सा और बड़ा लेक्चर डाल देंगे आपके लिए। तो आज ये बेसिक लेक्चर था केमिस्ट्री का। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।